सरकार आईटी रूल्स में जो बदलाव करने जा रही है उसके पीछे मकसद क्या है और वो मकसद कितना पूरा होता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता साहब हैं। विराग जी, ये बताइए कि ये जो नॉन पब्लिशर्स वाला जो क्लॉज है इफेक्टिवली वो किन लोगों को अपने दायरे में ले लेगा? क्या एक आम यूज़र जिसका जो ना इन्फ्लुएंसर है ना उसका कोई लेना देना है किसी चीज़ से, अगर वो भी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में हाथ डालता है तो क्या वो भी सरकार के दायरे में आ जाएगा? देखिए मनोज जी, इसको दो तरह से समझते हैं। पहली बात, जैसे कि एक पेट्रोल निकालने वाली कंपनी हो जहां पर कि समुद्र के किनारे वो अपना पेट्रोल निकाल रहे हैं, एक ऑयल कंपनी है। उसके बाद फिर एक रिफाइनरी है, उसके बाद एक पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने वाला कार वाला है। तो जो नियम वहां पर लागू होंगे रिफाइनरी पे, वो कार वाले पे आप लागू नहीं कर सकते हैं। सरकार क्या कर रही है कि YouTube पर कोई नियम लागू नहीं करती है, लेकिन YouTube के इस्तेमाल करने वाले जो नॉन पब्लिशर्स या पब्लिशर्स हैं उन पर नियम लागू करने की कोशिश कर रही है। और दोनों को जिस तरीके से घालमेल किया जा रहा है ये ठीक नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम आईटी इंटरमीडिएटरी रूल्स के मूल स्वरूप को देखेंगे, चाहे 2011 का हो चाहे 2021 का हो, तो कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट है वो नहीं हो सकता है, उसको हटाना पड़ेगा। तो या तो जो यूजर है, पब्लिशर या नॉन पब्लिशर, वो हटाए, या जो प्लेटफॉर्म पे वो हटाए। तो जब उसको हटाना ही पड़ेगा तो अब सरकार क्या धमकी दे रही है कि अगर ये कंपनियां नहीं हटाएंगी तो इनके खिलाफ हम सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन खत्म होने का मतलब यह है कि इनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तो एक ये घुड़की है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स आज की तारीख में कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। सेबी और रिजर्व बैंक के अनेक प्रकार के संकट व्यक्त करने के बावजूद इन्फ्लुएंसर्स के रजिस्ट्रेशन का भारत में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि एक अखबार निकालने के लिए, एक टीवी चैनल चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, कलेक्टर की एनओसी चाहिए, आईएनबी मिनिस्ट्री से लाइसेंस चाहिए, लेकिन यूट्यूब चलाने के लिए भारत में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। और YouTube के भीतर अगर YouTube को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए तो YouTube के भीतर जो यहाँ पर भारत में करोड़ों लोगों की एक इकोनॉमी बन गई है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये पूरा एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है जिसको ठीक करने के लिए आईटी एक्ट के साथ डिजिटल इंडिया एक्ट जैसी चीजों पे सरकार कई सालों से बात कर रही है, लेकिन उन तरीके से चीजों में नहीं हो रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि अगर सरकार कोई आदेश देती है, एक हम कॉमन सेंस से समझते हैं कि सरकार जब किसी एक अखबार को आदेश देती है, एडिटर के पास जाता है, लेकिन यहां पर जब आदेश देती है तो ये कंपनियों किसको आदेश देती है? क्योंकि जो टेक कंपनियों का हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है और वो बोलते हैं कि हमारा भारत में ऑफिस नहीं है। वो लोग लाइसेंसिंग ऑफिस भारत में चला रहे हैं आरबीआई की परमिशन के हिसाब से, और जो भारत के जो कंपनियां हैं वो सिर्फ मार्केटिंग ऑफिस हैं। तो जब उन कंपनियों के भारत में ऑफिस नहीं है तो सरकार आईटी रूल्स के तहत किसको आदेश दे रही है? उन ग्रीवांस ऑफिसर्स का अगर खुलासा हो तो सीबीआई, आईबी, ईडी, पुलिस, ये सारे लोग साइबर अपराधों के खिलाफ इन कंपनियों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन सरकार न तो ग्रीवांस ऑफिसर्स का न ही डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का खुलासा कर रही है, और उसे किए बगैर एडहॉक तरीके से एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरकार के खिलाफ कंटेंट एक छोटी समस्या है। बड़ी समस्या है टेक कंपनियों का, सोशल मीडिया कंपनियों का रेगुलेशन, भारत में उनकी जवाबदेही और भारत में उनके द्वारा लाखों करोड़ खरबों रुपए का जो टैक्स चोरी हो रही है उसका भुगतान करना। उससे बचने की बजाय, डेटा सुरक्षा कानून लागू करने की बजाय, इन्फ्लुएंसर्स को रजिस्टर करके उनके ऊपर कानून लागू करने की बजाय आम लोगों को परेशान करने की नीयत से अगर कोई भी कानूनी बदलाव किए जाते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हैं। ये बताइए कि ये अगर हम आपकी सभी बातों को मान लेते हैं कि ठीक है, एक बड़े फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और बिल्कुल नीचे बुनियाद से ऊपर तक सब कुछ बहुत कुछ दुरुस्त करना होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा रिगोरस प्रोसेस भी होगा, लेकिन क्या हम कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने आगे? क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं और वो ऑपरेट कर रही हैं यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और भी दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं वहाँ भी। कहीं से कोई नज़ीर हम ले सकते हैं जो हमें वहाँ से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए, बहुत मनोज जी, बहुत मैं आभारी हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में है, रिट पिटीशन नंबर 3672 ऑफ 2012, जहां पर एक हमने चार्ट दिया था और हमने बताया था कि टेक कंपनियां अमेरिका में रजिस्टर होती हैं और अमेरिका के पूरे कानूनों का पालन करती हैं। उनकी एक सब्सिडरी किसी उस जमाने में आयरलैंड जैसे टैक्स हेवन कंट्री में होती थी, एक सब्सिडरी सिंगापुर में होती थी, और दोनों मिलाकर के भारत में एक सब्सिडरी बनाते थे। सारी 100% सब्सिडरी कंपनियां हैं, लेकिन जो डेटा का एग्रीमेंट होता था वो आयरलैंड की कंपनी के साथ होता था। जो वेब प्लेटफॉर्म है वो अमेरिका का होता था, और भारत में लायबिलिटी जिसकी होती थी वो अमेरिका की कंपनी के होने के बावजूद वो बोलते थे कि हमारा यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो जो नया इनकम टैक्स कानून आया है उसमें इन सारी बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जिसे नहीं किया गया। और एक मैं आपको छोटी बात बताता हूं, जो अभी प्रपोज चेंजेस हैं उनको शब्दों को पढ़ते हैं हम। क्लैरिफिकेशन, एडवाइजरी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सारे शब्द सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं कि एडवाइजरी मतलब एडवाइजरी होती है, कॉमन सेंस से भी एडवाइजरी होती है। अब सरकार कह रही है कि अगर हम कोई एडवाइजरी जारी करेंगे तो वो उनके ऊपर बिल्कुल लीगली उनको बाउंड हैं, दे आर। अगर वो उस एडवाइजरी का पालन नहीं करेंगे तो उनके सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा जी। इस कानून को जब भी सरकार बनाएगी सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिल जाएगा, और फिर सरकार बोलेगी देखिए हमने तो प्रयास किया लेकिन कोर्ट का स्टे मिल गया। तो गलत तरीके से नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे कि एक बेसिक जो तरीका है वो तरीका का पालन नहीं किया जा रहा है।